साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अंबरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। आदिकाल बाबा आदम के जमाने की बात कहते हैं ना। अरे पता नहीं किस आदिकाल की बात कर रहे हो, बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हो क्या भाई? जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात करने जा रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने जा रहे हैं। आज हम आदिकाल के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है, हिंदी इतिहास की लेखन पद्धतियां, उस पर चर्चा करेंगे। आजकल बड़ा विवाद चल रहा है एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर। हमेशा से विवाद रहा है। इतिहास जो लिखा जाता है वह किसी राजा के संरक्षण में लिखा जाता है, क्योंकि इतिहास लिखने वाला व्यक्ति भी भूख से पीड़ित हो सकता है। अर्थात अगर वो बेरोजगार है तो इतिहास कैसे लिखेगा, और रोजगार में है तो राजा के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। तो इतिहास के ऊपर राजाओं का और समय का प्रभाव पड़ता है। अगर वह इतिहास किसी विदेशी ने लिखा है तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी उसमें अधिक सच्चाई देखी जाए। इसलिए भारत की वस्तुगत स्थिति को जानने के लिए हम विदेशी यात्रियों की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किस विदेशी यात्री ने क्या कहा है। अगर कोई राजा कितना भी लिबरल होगा, लेकिन हाशिए के जैसे अपनी तरफ ही वो खींचेगा, यानी कि वो अपनी ही बड़ाई उसमें जरूर लिखवाएगा। इसीलिए जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए उस समय की सामयिकता को प्रस्तुत करते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों में बहुत सारे फेरबदल किए गए। इसी तरह का इसका टॉपिक है पद्धतियां। तो किस तरह की पद्धतियों का प्रयोग हिंदी साहित्य के लेखन में किया गया, किस तरह की दृष्टि अपनाई गई। आप किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है। एक बहुत ही पारंपरिक साइकोलॉजिकल कथन है कि गिलास आधी भरी है, गिलास आधी खाली है। एक ही बात बयां की जा रही है, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंस से और दो अलग साइकोलॉजी से, दो अलग विचारधारा से। इसी तरह का टॉपिक आज का है कि जब इतिहास लिखा गया और जो इतिहास लिखे गए उन किन पद्धतियों के आधार पर उनको लिखा गया, क्या उनके दिमाग में रहा जिसको उन्होंने आधार बनाकर लिखा। ठीक है। तो साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया। और वो कौन कौन सी मुख्य पद्धतियां हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्य तौर पर 5 पद्धतियां हैं। मुख्य कितनी है? 5। इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है इसकी मुख्य कितनी पद्धतियां हैं? तो मुख्य तौर पर इसकी 5 पद्धतियां जानी जाती हैं। ठीक है। और गौण रूप से कितनी पद्धतियां जानी जाती हैं वह भी हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से पहली है वर्णानुक्रमी पद्धति, दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरी है विधेयवादी पद्धति, चौथी है वैज्ञानिक पद्धति, और एक नई तरह की पद्धति का प्रयोग आजकल किया जा रहा है जिसको नारीवादी पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो यह मुख्य पद्धतियां हो गई। इनके अलावा गौण भी कुछ पद्धतियां हैं जिनके आधार पर इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, लेकिन वो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। जैसे उत्तर संरचनावादी
यह भी एक इतिहास लेखन की पद्धति है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर आधुनिकतावादी भी एक पद्धति है। उत्तर आधुनिकतावादी, ठीक है, इसके अलावा भी पद्धतियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक पद्धति है जिसको समाजवादी पद्धति भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो मुख्य रूप से हमने 5 पद्धतियों को देखा और गौण पद्धतियां भी कई हैं। समाजवादी का एक और नाम यहां देखने के लिए मिलता है, समाज शास्त्रीय। समाज शास्त्रीय पद्धति। तो ये कुल पद्धतियां हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, लेकिन सभी पद्धतियों का प्रयोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में नहीं किया गया है। किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया गया और किस रूप में किया गया है वो हम लोग देखेंगे। एक एक पद्धति को आसानी से समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पद्धति है जिसको हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति यह सबसे प्राचीन पद्धति आप कह सकते हैं और इसको एक और नाम दिया गया है वर्णमाला। इसे वर्णानुक्रमी पद्धति या वर्णमाला पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में क्या किया जाता है? इस पद्धति में कवियों का क्रम उनके नाम के अक्षरों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब इस पद्धति से एक समस्या होती है। वो क्या होती है कि अगर कबीर हैं तो कबीर के साथ साथ हम केशव दास को भी देखेंगे। केशव दास भले ही रीतिकाल के कवि हैं लेकिन वो कबीर के साथ ही आएंगे। ठीक है, तो ये एक इसकी समस्या है, कबीर और केशव दास, क्योंकि दोनों जगह पर का वर्ण है। यहां वर्णों का क्रम देखा जाता है। इसी तरीके से इसी में आगे आएंगे कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आधुनिक काल के हैं, केशव दास रीतिकाल के हैं और कबीर भक्ति काल के हैं। लेकिन जब वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखे गए इतिहास में कवियों का क्रम बनाना पड़ेगा तो वहां पर सबसे पहले और बाद की स्थिति नहीं रहेगी, वहां वर्णमाला के अनुक्रम को ही ध्यान में रखा जाएगा। अब ध्यान रखना है कि इस तरह के इतिहास लेखन किया किसने? तो 2 लोगों ने इस तरह का इतिहास लिखा। एक तो लिखा गारसा दतासी ने और दूसरे आते हैं शिव सिंह सेंगर ने। इन 2 लोगों ने इस पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है,
अब यह पद्धति किस प्रकार की पद्धति है और क्या यह मान्य है या नहीं है, तो इसे सबसे दोषपूर्ण पद्धति माना जाता है। सबसे दोषपूर्ण पद्धति, इसे सबसे दोषपूर्ण पद्धति माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो एक कहावत है कि सबको एक में ही आंक लेना, घोड़ा और गधा सबको एक भाव। अब कबीर दास के साथ केशव की तुलना की जा रही है, कितना अलग है, काल का अंतर है। इस तरह के लिए इसे साहित्योइतिहास नहीं कहा जाता है। तो यह प्रणाली अब किसके लिए प्रयोग की जाती है? यह वर्तमान में कोश ग्रंथों के लिए, जो कोश ग्रंथ का मतलब है कि अगर कोई शब्दकोश है तो उसके लिए अब इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में कोश ग्रंथों के लिए उपयुक्त, तो यह कोश ग्रंथों के लिए उपयुक्त होती है। यह वैसे नहीं प्रयोग में आएगी। तो यह पहली पद्धति हो गई वर्णानुक्रमी पद्धति। दो लोगों ने इस पर काम किया है, एक तो गारसाद तासी ने और एक शिव सिंह सेंगर ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और शिव सिंह सरोज, ये दो इतिहास ग्रंथ इस पद्धति पर लिखे गए। ये पद्धति उस समय थोड़ा सा आसान भी रही होगी, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये इसके कबीर का समय क्या है, बहुत सारे साक्ष्यों का अभाव था, तो यह उनके लिए उस समय तो उपयुक्त था। ठीक है, अब दूसरी पद्धति की ओर चलेंगे। दूसरी पद्धति का नाम है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति, इसमें कवि के नाम के वर्णों का अनुक्रम नहीं देखा जाता, इसमें काल का अनुक्रम देखा जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? तो इसमें कवियों का अनुक्रम काल के आधार पर, इस पद्धति में किसके आधार पर किया जाता है? काल के आधार पर किया जाता है। अब ध्यान देना है किस पद्धति का प्रयोग किसने किया है। बताइए। तो इस पद्धति के लिए थोड़ा सा मॉडर्न हो गए। अच्छा, एक चीज मैंने शायद अभी गलत बता दिया था। हाँ, गारसाद तासी का जो ग्रंथ है वो मैंने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बता दिया था। वो दरअसल इनका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। उनका इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी है। ठीक है, गारसाद तासी का वो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, उस पर आगे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे थे कि कवियों का जो अनुक्रम है वो किस आधार पर आया। तो कवियों का जो अनुक्रम है वह काल के आधार पर आया, काल यानी कि समय के आधार पर आया। ये थोड़ा सा अपडेट हुआ और यहां पर ग्रियर्सन ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दो लोगों ने इसका प्रयोग किया, ग्रियर्सन। दो लोगों में ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
और दूसरे जो रचनाकार हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने लिखा मिश्र बंधु विनोद। तो ये दो रचनाएं हैं, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ठीक है। ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा वह कौन सा था? द मॉडर्न। अब इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है। वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह ग्रंथ है जो कि ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया और यह कालानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया। इसी तरह से मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, यह ग्रंथ भी कालानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। यह ग्रंथ जो होता है, साहित्य और इतिहास इस ग्रंथ को कम कह सकते हैं। इन ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेखकों का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं होते, बल्कि उसमें युगीन परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर आप एक इसकी विशेषता के रूप में लिखेंगे, इनको इतिहास के अलावा कविवृत्त संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कविवृत्त संग्रह भी इन्हें कहा जाता है। अब इसके लिए नलिन विलोचन शर्मा एक कथन रखते हैं, जब तक कवियों की सूची तैयार ना हो तब तक साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जब तक कवियों की सूची न तैयार हो, जब तक कवियों की सूची न तैयार हो, साहित्य का इतिहास वो कहते हैं कि साहित्य का इतिहास हम लिख ही नहीं सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता। किसका कथन है? तो नलिन विलोचन शर्मा का यह कथन है। ठीक है। तो जब तक कवियों की सूची न तैयार हो, साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। नलिन विलोचन शर्मा। ये दो पद्धतियां हो गई। इसके बाद एक तीसरी पद्धति आती है जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य यह है कि इस पद्धति को कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर माना जाता है। ठीक है। तो इसे
कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है यह भी हम आपको बताएंगे भी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित। दरअसल कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक मार्क्सवादी विचारक हैं, इसके साथ साथ एक अर्थशास्त्री थे। तो वो बताते हैं कि जो समाज का विकास होता है वो संघर्ष से होता है। उसी से संबंधित इनका एक सिद्धांत था जिसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या नाम है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आप सब जानते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए मैं बताता हूं। दरअसल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मार्क्स का एक दर्शन है और वो कहते हैं कि कोई भी वास्तविक विचार मात्र नहीं, भौतिक सत्य भी है। विचार स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है, उसका भौतिकवाद विकासवान है, परंतु यह विकास द्वंद्वात्मक प्रकार से होता है। ठीक है कि दो विचारों का आपस में टकराव और बाद में जो एक नया विचार उत्पन्न होता है, पुनः उस विचार को अन्य विचारों के साथ मिलने पर जो अंततः विचार निकल के आएगा वह परम सत्य होगा और इससे ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। तो कहते हैं कि दो विचारों का जब आपस में संघर्ष होगा, दो विचारों की आपस में जब टकराहट होगी तो एक तीसरा विचार निकलेगा और उस तीसरे विचार पर सबकी सहमति होगी और जब सहमति होगी तो वह सत्य के रूप में प्रतिष्ठित होगा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति जो है, इस पे जो इतिहास लिखे गए वो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित थे। वो किस पर आधारित थे? तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित थे। ठीक है। अब इस पद्धति पर कौन इतिहास लिखता है? तो इस पद्धति को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया और किसने लिखा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, एक प्रश्न खूब पूछा जाता है काल विभाजन से संबंधित, गणपति चंद्र गुप्त से संबंधित। ये आपको काल विभाजन और नामकरण के तहत मैं प्रामाणिक रूप से बताऊंगा कि गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नामकरण क्या किया। आरंभिक काल किसने कहा और प्रारंभिक काल किसने कहा? यह काल विभाजन और नामकरण में बताऊंगा आपको, क्योंकि यह प्रश्न आप कितनी ही अच्छी पुस्तकों में उठा के देखेंगे, ज्यादातर जगह पर आपको गलतियां मिलेंगी, लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, इतिहास ग्रंथ में दिखाऊंगा। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ में दिखा दूंगा उन्होंने क्या माना है, और गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ में दिखा दूंगा उन्होंने क्या नाम रखा है, जिससे आपकी हमेशा की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है।
तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में क्या अंतर है और किसने यह नामकरण किया है और क्या विभाजन किसने किया। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और यह इतिहास वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया। ठीक है, तो यह इतिहास, यह पद्धति किस लिए ज्यादा विख्यात है, किस लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पद्धति का प्रयोग इतिहास लेखन के अलावा कोड पद्धति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कोड पद्धति के लिए महत्वपूर्ण, इतिहास के लिए इतना यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह कोड पद्धति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन? वैज्ञानिक पद्धति, कोड लेखन के लिए। ठीक है, अगला लेते हैं, इसको कहा जाता है विधेयवादी पद्धति। सबसे महत्वपूर्ण पद्धति विज्ञान लेखन के लिए, साहित्य लेखन के लिए और उसके इतिहास लेखन के लिए यह मानी जाती है, जिसका नाम है विधेयवादी पद्धति। और इस पद्धति को अंग्रेजी के एक शब्द के रूप में जाना जाता है जिसको कहा जाता है पॉजेटिसिज्म। क्या कहा जाता है? पॉजेटिसिज्म। पॉजेटिसिज्म, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? तो अंग्रेजी में इसका नाम है पॉजेटिसिज्म। और यह क्यों आता है? विधेयवादी पद्धति का जन्म क्यों होता है? तो यह, इस पद्धति का जन्म रोमैंटिसिज्म के विरोध में होता है। ठीक है, तो इस पद्धति का जन्म रोमैंटिसिज्म के विरोध में होता है। किसका? पॉजेटिसिज्म। वैज्ञानिक पद्धति के बाद की पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं विधेयवादी पद्धति। यह किसके विरोध में आता है? तो विधेयवाद रोमैंटिसिज्म के विरोध में आता है। और विधेयवाद जो है, इसका अर्थ क्या है? तो विधेयवाद का अर्थ है संदेह के परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं विधेयवाद का या पॉजिटिविज्म का अर्थ क्या है। तो इसका दो अर्थ प्राप्त होता है, संदेह के परे, इसका अर्थ है संदेह के परे, अर्थात जहां पर कोई भी संदेह न हो, जो ज्ञान किसी विवाद से परे हो। तो जो ज्ञान किसी विवाद से परे हो, जो ज्ञान किसी संदेह से परे हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। अब यह जो पद्धति है, यह किस रूप में काम करती है? यह किस रूप में काम करती है? इससे भी प्रश्न बनेगा। ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं, ये कथन कारक, स्थापना और तर्क में पूछे जा सकते हैं। तो यह जो दृष्टि है, यह विधेयवादी इतिहास दृष्टि समाज और साहित्य के संबंध को अनिवार्य कार्यकरण संबंध के रूप में देखती है। साहित्य और समाज को
अनिवार्य कार्यकरण के रूप में देखती है। तो साहित्य और समाज को अनिवार्य कार्यकरण के रूप में देखती है यह पद्धति। ठीक है, तो साहित्य और समाज को अनिवार्य कार्यकरण के रूप में देखती है यह पद्धति। इस पद्धति में साहित्योइतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। विशेषता पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी विशेषता विधेयवादी पद्धति की है। तो विधेयवादी पद्धति की विशेषता में अगर आप देखेंगे तो साहित्योइतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। तो लिख लेंगे साहित्यो इतिहास, साहित्य का जो इतिहास है, साहित्य धन इतिहास बराबर साहित्य इतिहास हो जाएगा। तो साहित्य का जो इतिहास है उसके प्रवृत्तियों का अध्ययन की प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। तो साहित्य इतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा उपयुक्त इतिहास लेखन में यही पद्धति है। और इस पद्धति के जन्मदाता कौन है यह भी पूछा जाता है। दूसरा, इसके जन्मदाता तेन माने जाते हैं। इस पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं तो तेन माने जाते हैं। यह वातावरण और क्षण विशेष को महत्व देता है और इस इतिहास लेखन पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य में किसने किया? रामचंद्र शुक्ल। इसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रयोग किया है और रामचंद्र शुक्ल के बाद किसने किया? और भी लोगों ने किया होगा। किसने किसने किया? इस पद्धति का प्रयोग किया और इस परंपरा को राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास और इस परंपरा को रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं
बच्चन सिंह ने आगे बढ़ाया है। तो शुक्ल जी ने इस परंपरा को शुरू किया था और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने किया है। इसीलिए शुक्ल जी का एक कथन उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में हूबहू लिख दिया गया है, जिसके आधार पर उनकी यह पद्धति परिपुष्ट हो जाती है। क्या लिखते हैं वो? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन शुक्ल जी का कई बार पूछा भी गया है, तो यह कथन हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य किस तरह से होता है? वहां की जनता की अब जनता की क्या रहेगा? चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो कई बार परीक्षा में तो इतना ही पूछ लिया जाता है कि यह किसका कथन है, और कई बार पूरा भी पूछ सकता है। तब यह निश्चित है कि जनता की तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ यह आधा कथन भी तोड़कर पूछा जाता है। साथ साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य का इतिहास कहलाता है। और यह किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो यह पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब इन सभी के इतिहास ग्रंथों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो केवल पद्धति की ही चर्चा कर रहे हैं। अगली पद्धति है नारीवादी पद्धति। देखिए, कार्ल मार्क्स जो था, इसका सिद्धांत इतना वैज्ञानिक और इतना सहज था, और जो समाज का नीचे का दबका था, दबा और कुचला था, किसी न किसी कारण से वो मुख्य धारा में नहीं जा पा रहा था, उन सब को यह बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण पूरे देश में, पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को सिर आंखों रखने का प्रयास होने लगा। इसी बीच में बहुत से ऐसे नेता थे, बहुत से ऐसे साहित्यकार थे, आलोचक थे, इतिहासकार थे, जिनको डर था कि उनकी सबकी दुकान बंद हो जाएगी और एक ही दर्शन चलने लगेगा
और पूरा विश्व नास्तिक हो जाएगा। इसी डर के कारण उन्होंने सोचा कि इसको बांटा जाए, क्योंकि हम जीत तभी दर्ज कर सकते हैं जब हम उसमें फूट डालें। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में से स्त्री और दलित इन दो पक्षों को निकाल लिया गया, और स्त्री और दलित दो पक्षों को निकालकर एक नया ही समकालीन आंदोलन तैयार कर दिया गया, जिसे स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के नाम से जाना जाने लगा। क्यों इसको लाया गया उसके बरक्स? स्त्री और दलित दबे कुचले लोग कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में भी अपने को पुष्ट कर रहे थे, लेकिन उस सिद्धांत को कमजोर करने के लिए उसको बांट दिया गया और एक नई धारा चल पड़ी, स्त्री विमर्श, जिसमें स्त्रियों की चर्चा होने लगी, उनके आजादी की चर्चा होने लगी, उनके देह की, उनकी शुचिता की, उनके जितनी भी बेड़ियां हैं या जितने भी पितृसत्ता का अनुकूलन है कैसे दूर हटाया जाए, इस पर चर्चा होने लगी। तो नारीवादी पद्धति जो जन्म लेती है वह इसी रूप में लेती है। यूरोप में 1968 के बाद में एक आंदोलन उभरा था और इस आंदोलन में स्त्रियों के स्वर सुनने की गुंजाइश निकाले जाने की दृष्टि से इतिहास लिखे जाने की बात की गई थी। नारीवादी पद्धति के इतिहास प्रगतिवादी अवधारणा पर प्रश्न लगाता है। वो कहता है कि स्त्रियां इसमें कहां हैं? तो नारीवादी पद्धति को मानने वाले इतिहासकारों ने वकालत की कि इसमें स्त्रियां कहां हैं। तो इस तरह का जो इतिहास लिखा गया है हिंदी में, वह सुमन राजे ने लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो वो कहती हैं कि इसमें इतिहास पूरा नहीं है, इतिहास इसमें पूरा नहीं, इतिहास आधा है और आधे में पुरुष हैं, आधे में स्त्रियां हैं। तो इस प्रकार से यह इतिहास जाना गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर संरचनावादी और उत्तराधुनिकतावादी प्रवृत्ति, जो कि हिंदी साहित्य में नहीं। इन दृष्टियों पर हिंदी में अभी तक कोई लेखन नहीं हुआ है। तो पूंजीवाद की संगतियां थी, उसके बढ़ते जाने के साथ साथ व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां उभरी और धीरे धीरे साहित्य के इतिहास के संबंधित जो समस्याएं आई वो रूपवादी और संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी, उत्तराधुनिकतावादी व्याख्याएं सामने आती गई। तो यह जो दृष्टियां हैं ये उस संसार की उपेक्षा करती हैं जिससे रचने वाला रचनाकार रहता है, रचनाकर्म रहता है। तो इसके बाद की जो स्थितियां हैं वो नितांत वैयक्तिकता की ओर चली जाती हैं, वो व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। तो जितनी प्रवृत्तियां इसके बाद इतिहास लेखन की आई वो सब की सब व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के अंतर्गत जानी गई। तो हिंदी साहित्य में केवल इन्हीं 5 को आधार बनाकर इतिहास लिखे गए हैं। एक इतिहास की पद्धति और आपको बता दें जिसे हम समाज शास्त्रीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप सबको हमने अभी शुरुआत में ही बता दिया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे समाज शास्त्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। इतिहास लेखन की समाज शास्त्रीय पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे समाज में द्वंद्व शोषक और शोषित के संघर्ष के रूप में प्रतिबिंबित होता है, जो कि साहित्य की सामाजिक सृष्टि है। इसलिए इसमें दोनों प्रकार की भावनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इतिहासकार का कर्तव्य साहित्य की अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण और जनहित की कसौटी पर उसका मूल्यांकन करना है। द्वंद्वात्मक प्रणाली समाज की व्यक्ति और संगतियों और अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयत्न करती है। तो यहां पर एक समाजशास्त्रीय पद्धति है जो कि काफी कुछ विधेयवादी पद्धति से आगे बढ़ी हुई है और यह वैज्ञानिक पद्धति के पास पाई जाती है। तो इस पद्धति पर भी
कोई हिंदी साहित्य में इतिहास नहीं लिखा गया, बस आलोचनात्मक पुस्तकें और रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब विधेयवादी पद्धति जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए पूछा जाता है मानतेन या तेन कहां के रहने वाले थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो मानतेन या तेन कहां के विद्वान थे, तो वो फ्रेंच के विद्वान थे। तो आपको याद रखना होगा कहां के विद्वान थे, तो यह फ्रांस के यानी कि फ्रेंच के विद्वान थे। ठीक है, अब दो चीजें आपको और इसमें समझानी है और उसके बाद फिर प्रमुख इतिहास ग्रंथों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो इसमें आपको क्या समझाना है, क्या महत्वपूर्ण है, वो ये है कि साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास दर्शन में क्या अंतर है। साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, तो साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास दर्शन में क्या अंतर है। तो साहित्य का जो इतिहास होता है उसमें साहित्य की परंपरा का, और जबकि साहित्य के इतिहास दर्शन में लेखन और उसकी परंपरा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साहित्य इतिहास का दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने इतिहास लिखा है, और इतिहास एवं साहित्य दृष्टि मैनेजर पांडे ने ग्रंथ लिखा है। शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा था, और मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद को बहुत बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। तो यहां पर कौन इतिहास है साहित्य का और कौन साहित्य का इतिहास दर्शन है, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और शुक्ल जी ने किसको क्या कहा है, किस इतिहास ग्रंथ को, यह भी चर्चा करेंगे। साहित्य और इतिहास में साहित्य की परंपरा का जो प्रयोग है वो साहित्यों का इतिहास है। ठीक है, अब यहां एक चीज और समझने वाली है कि जब उसमें दर्शन ला देते हैं तो वह दर्शन में चला जाता है, और जिसमें दर्शन नहीं रहता वो साहित्य का इतिहास रहता है। बहुत आसान सी बात है। शुक्ल जी ने किसको क्या कहा, तो शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह, शिव सिंह सरोज कवि वृत्त संग्रह कहा इसको, कि ये क्या है, कविवृत्त संग्रह है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह, बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा। ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी इन सबको इतिहास ग्रंथ नहीं मानते, इतिहास ग्रंथ इसको नहीं मानते, तथा मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने क्या कहा, इतिहास तो माना नहीं, बहुत बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा, बहुत बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। ठीक है, यहां लिख लेंगे शुक्ल ने। तो वो इन सभी को इतिहास ग्रंथ मानने के
पक्ष में नहीं थे, जिसकी वजह से इन सब को वो इतिहास ग्रंथ न मानकर कवि वृत्त संग्रह कह देते हैं, अर्थात जिसमें कवियों का वृत्त हो, कवियों का वृत्त जिसमें हो, जिनकी केवल कवियों की जानकारी हो, उसी को इसमें उन्होंने रख दिया है। ठीक है, यहां तक आप सबको स्पष्ट होगा और कोई कंफ्यूजन भी आप सबको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर बारी आती है कि जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं वह कौन कौन से हैं और उन ग्रंथों को हमें पढ़ना है और समझना है। चलिए, तो एक एक इतिहास ग्रंथ को यहां पर शुरू करते हैं। हिंदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, हिंदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ जिसकी चर्चा करेंगे और इसको याद करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आप देखेंगे तो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और हर बार ये गलत हो जाता है। पिछली बार भी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के इतिहास में नाम अमर करता है, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ जो है वह है इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ को आप याद रखेंगे, इस्तवार दला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। यह हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। देखिए हिंदी को लेकर कितनी बुरी स्थिति है। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ भी हिंदी का नहीं है, हिंदी शब्द भी हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी नामकरण भी गलती से हुआ, हिंदी शब्द का पहला उच्चारण भी हिंदी वालों और भारतीयों ने नहीं किया, हिंदी की ज्यादातर विधाएं अनुवाद पर आधारित होती, अनुवाद से शुरुआत होती है उनकी। तो हिंदी के लिए यह बहुत ही बुरी बात है कि हिंदी का अपना कुछ भी नहीं है। जो भी हिंदी की शुरुआत होती है वो दूसरी भाषाओं से होती है। तो इसी तरीके से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी का जो पहला इतिहास है, वह भी हिंदी भाषा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यह किस भाषा में लिखा गया, तो इसकी भाषा आप यहां लिखेंगे फ्रेंच भाषा। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया। और मजेदार बात यह है कि यह ग्रंथ कहां पर प्रकाशित हुआ था, यह मजेदार बात देखिए। तो प्रकाशन स्थल जो था इसका वह पेरिस था। तो यह कहां पर प्रकाशित हुआ? तो मजेदार बात यह देखिए कि यह ग्रंथ जो है वह पेरिस में प्रकाशित होता है। ये बड़ी मजेदार बात है कि कहां पर यह होता है, तो यह पेरिस में। ठीक है, चलिए ये किस तरह से लिखा गया है ग्रंथ, तो आप सब बताएंगे।
कि किस तरह का ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ जो है वर्ण के अनुक्रम के आधार पर लिखा गया है, इसी आधार पर लिखा गया है। हाँ, गारसाद तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वह इसी पद्धति पर लिखा गया है। अब थोड़ा सा हम गारसाद तासी पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। दरअसल गारसाद तासी जो थे इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये हिंदी को हिंदुई और उर्दू को हिंदुस्तानी कहते थे और साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदुस्तानी के लिए इनको जाना जाता है। 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। ये ग्रंथ, मजेदार बात यह है कि इनकी जो जीवनी प्राप्त होती है, ऐसा प्राप्त होता है कि ये पादरी थे और ये हिंदी को उतना महत्व नहीं देते थे। सही बात यह है कि हिंदी की स्थिति आज जितनी अच्छी है उतनी स्थिति पहले नहीं अच्छी हुआ करती थी। इन्होंने हिंदी को अच्छी भाषा नहीं माना और ये हिंदी को भद्दी भाषा मानते थे और उर्दू को ये बहुत अच्छी भाषा मानते थे और इसीलिए इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें हिंदी भाषी भाषा के कवियों को नहीं महत्व दिया और इसीलिए हिंदी के कवियों को बहुत कम महत्व दिया, बहुत कम जगह दिया और इन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें उर्दू के कवियों को अधिक महत्व दिया। ठीक है, तो यह एक इनकी खास बात थी। प्रश्न यह उठता है कि जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा इसका प्रकाशन कैसे हुआ था और क्या क्या उसकी डेट है, क्या तिथियां हैं, वो तिथि भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने 738 कुल जो विवरण देते हैं ये, इसमें लगभग कुल कवि जो थे वह 738 कवि थे। अब इसमें से 72 कवि जो थे वह केवल हिंदी के थे। केवल और केवल 72 कवि जो थे इसमें हिंदी के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेट याद करते हैं। इसका प्रथम भाग 1839 में आता है। प्रथम भाग 1839 में आता है और द्वितीय भाग 1847 में आता है। ये पहला और दूसरा भाग है। संस्करण ये पहला है, ध्यान रखिएगा, प्रथम संस्करण है ये। जो प्रश्न कंफ्यूजन में बनता है वो संस्करण वाला कंफ्यूजन आता है कि यहां पर संस्करण की बात की गई है तो संस्करण अलग होता है और भाग अलग होता है। ये प्रथम संस्करण है। इसका जो दूसरा संस्करण आता है, दूसरा संस्करण
मतलब यही ग्रंथ जब दूसरी बार छपता है तो वह 3 भागों में 1871 में छपता है। यहां से ध्यान रखना है। तो 3 भागों में आ जाता, जहां पर केवल 2 भाग थे प्रथम संस्करण में, द्वितीय संस्करण जो 1871 में आता है उसमें यह 3 भाग हो जाते हैं, 3 खंड हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर इस ग्रंथ में और हमको क्या मिलता है, और इसकी डेट को भी याद करने का हम सब प्रयास करेंगे, क्योंकि डेट भी इसकी काफी महत्वपूर्ण होती है। दरअसल यह ग्रंथ जो लिखा गया ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित होता है। तो कौन इसको प्रकाशित करता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, लिख लेंगे यहां पर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति ने इसका प्रकाशन करवाया था। यहां से भी प्रश्न यह पूछा गया है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि जैसे शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पूछा जाता है कहां से प्रकाशित हुआ, वैसे यहां से भी पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कहां से हुआ है। ठीक है, तो यह प्रकाशित होता है। पहला भाग 1839 में आता है और द्वितीय भाग 1847 में आता है। तो एक कथन है कि द्वितीय संस्करण 1871 में इस साहित्य इतिहास के 3 भाग हो गए, ये रामकुमार वर्मा कहते हैं। इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू कवियों का भी परिचय दिया है। ठीक है, तो हिंदी कवियों के साथ साथ उर्दू के, अब यहां कुछ डाटा अलग अलग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको जो एग्जैक्ट डाटा है वो थोड़ा सा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी पुस्तकों में 772 भी देखने के लिए मिलता है, बहुत सारी पुस्तकों में 738 मिलता है, लेकिन जो राइट और एग्जैक्ट डाटा है वो 738 ही है। वर्णानुक्रम पे यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है। गारसा दरासी का जो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, गोसाई चरित्र, कविमाला, गिरा विलास, कवि नामावली, कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो रचित रचनाएं हैं और जो कविवृत्त हैं उनका उल्लेख इस ग्रंथ में आपको जो कविवृत्त है वह मिलता है। तो ध्यान रखना है कि 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो कविवृत्त है वो यहां से प्राप्त होता है। तो लगभग 200 साल का जो कविवृत्त है वह इस ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गारसा तासी ने इसका किया था, फ्रेंच भाषा में किया था, और इसका जो अनुवाद किया वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 में। तो यहां लिख लेंगे 1952
हिंदुई साहित्य का इतिहास अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। तो यहां से प्रश्न अगर आप देखें तो पूछा गया है कि इसका जो अनुवाद है वह किसने किया है? तो इसका अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। ठीक है, कब किया? 1952 में किया। अब थोड़ा और इसके डेट को अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि इसकी डेट भूल जाती है। देखिए, आपको डेट याद करना मैं आज सिखाऊंगा। डेट आपको ऐसे याद कराऊंगा कि डेट आपकी कभी ना भूले। ठीक है, शुरू करें। वेरी गुड। चलिए, मान लीजिए इसकी डेट आपको याद करनी है, क्योंकि डेट याद तो करते हैं आप, लेकिन आपको डेट अक्सर भूल जाती है। तो आज से नहीं भूलेगी। जैसे पहला भाग 1839 में आया, तो जब भी आपको डेट याद रखना हो तो उसके आसपास की कोई घटना याद करिए। ठीक है, उसके आसपास की जब आप घटना याद करेंगे और उससे उस डेट को जोड़कर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अपने माता पिता का जन्मदिन आप जोड़ सकते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका का जन्मदिन के आसपास की जो डेट है उससे जोड़कर याद कर सकते हैं। कोई राजनैतिक आर्थिक क्रांतियां हुई उसके स्थान से जोड़कर याद कर सकते हैं, जो आपको पहले से डेट याद हो। जैसे 1857 की क्रांति है, ये सबको याद है। इसकी डेट किसी को याद नहीं करनी पड़ती अलग से कि 1857 की क्रांति, कोई अलग से याद करता नहीं। इसका नाम ही 1857 की क्रांति, तो अलग से क्या याद करेंगे? तो 1857 की जो क्रांति है, अब इससे इस 1839 को याद करेंगे। ठीक है, तो इस 1857 में हम माइनस कर देंगे 1839। 1839 हमने इसमें घटा दिया। 17 में से 9 गए, 8 बचा। यहां बचा 4, 4 में से 3 गए, 1 बचा। और 18 में से 18 गया, 0 बचा। यहां आप देखेंगे तो आपको 18 बच रहा है। क्या बच रहा है? 18 बच रहा है। बस आपकी यही ट्रिक हो गई। तो आपको याद ये करना है कि 1857 की क्रांति के 18 साल पहले यह ग्रंथ लिख दिया गया। ठीक है, तो जैसे ये ग्रंथ लिखा गया, ये ग्रंथ पढ़कर एक बच्चा उसी साल जो जन्म लिया, वो सोचा कि मैं जैसे 18 साल का होऊंगा वैसे 1857 की क्रांति कर दूंगा। तो इस्तवार दाल हिंदुस्तानी ग्रंथ जब लिखा गया गारसा तासी द्वारा, इसका प्रथम भाग 1839 में, ठीक उसके 18 साल बाद एक लड़के ने 1857 की क्रांति कर दी। कैसे याद रहेगा? 1839 के 18 साल बाद। तो आप यही याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के ठीक 18 साल पहले एक लड़का जन्म लिया था, उसका नाम था इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी। तो इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी एक लड़का था जिसका जन्म 1839 में हुआ था। उसके ठीक 18 साल बाद भारत में 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, अब ये आपको याद हो गया। 1839 कैसे जोड़कर याद करेंगे कि एक बच्चा जन्म लिया और उसके 18 साल बाद क्रांति हो गई 1857। दूसरा भाग, अब देखिए, ये तो पहला लड़का था, उसी का दूसरा मॉडिफाइड भाई जन्म लिया। और ये कब जन्म लेता है? द्वितीय भाग 1847 में जन्म लेता है। अब यहां देखिए, यहां प्लस 18 हमने किया था, तो 1857 की क्रांति हुई थी, और यहां हम 100 जोड़ देंगे तो 1947 आ जाएगा। देखिए जरा कि एक बच्चे के जन्म पर 1857 की क्रांति 18 साल बाद हो गई, और दूसरे बच्चे के जन्म के 100 साल बाद भारत आजाद हो गया। हुई क्रांति की नहीं हुई? ठीक है,
द स्टडी पीडिया। सर आप बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, आपको हृदय से प्रणाम, धन्यवाद। अब ये कभी नहीं भूलेगा कि भैया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था, उसका पहला भाग जब लिखा गया उसके 18 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, और दूसरा ग्रंथ जब लिखा गया उसके 100 साल बाद, कहते हैं ना कि नागिन है तो 12 साल बाद बदला लेगी, और फ्रेंच में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है तो 100 साल बाद बदला लेगा। तो पहला भाग 18 साल बाद बदला लेता है और दूसरा भाग 100 साल बाद बदला लेता है। पहले वाले भाग के बाद 1857 की क्रांति हुई, दूसरे वाले भाग के बाद भारत का इतिहास ही बदल गया और भारत आजाद हो गया। ठीक है, अब ये डेट आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए तीसरी डेट आपको याद करते हैं, दूसरा संस्करण कब आता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, बहुत गंभीरता से यहां देखना है। संस्करण आता है और भाग दोनों में अंतर होता है। तो दूसरा जब संस्करण इसका आता है तो 3 खंडों में आता है और यह 1871 में आता है। कब आता है? 1871 में आता है तीसरा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? दूसरा संस्करण 1871 में आता है। चलिए देखिए यहां पर 1857 की जो क्रांति हुई थी, 71 में 57 घटाइए, 7 में से 1 गेंद 6 और यहां बचा 6 में से 5 गेंद 1, 16। अब देखिए जब पहली बार ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, ठीक उसके 18 साल बाद क्रांति हो गई, और जब ये क्रांति हुई तो उसी समय एक गाना आया। कौन सा गाना आया? उस गाने का री एल्बम कब आया? 1857 की क्रांति के बाद री एल्बम कब आया? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, सलाम तेरी बाली उम्र को सलाम। तो भैया 16 साल बाद, 1857 की क्रांति के 16 साल बाद इसका दूसरा संस्करण आया। तो 1839 में जब पहला लिखा गया, उसके 18 साल बाद 1857 की क्रांति हो गई और उसके 16 साल बाद यह इसका दूसरा संस्करण आ गया। और 1947 की आजादी के 100 साल पहले इसका दूसरा खंड छपा था, जो कि 1847 में छपा था। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि 16 बरस की उम्र को सलाम 1871, 1857 की क्रांति के 16 साल बाद, और पहला जब लिखा गया उसके 18 साल बाद भारत की ये क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको केवल एक ही चीज याद रखना है, भारत आजाद कब हुआ और भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको केवल इतना याद करना है कि किससे क्या बड़ा है, जैसे आप अपने घर में याद रखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको डेट याद करनी है। डेट मैं आपको इसी तरह याद करना बताऊंगा। जैसे यशोधरा की डेट कितनी है, कामायनी की डेट कितनी है, राम की शक्ति पूजा की डेट कितनी है, ये जितने भी ग्रंथ हैं सबकी डेट साइकोलॉजी से जोड़कर याद कराता हूं, कभी नहीं भूले जिससे। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से यह ग्रंथ अनुवाद कर दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने अनुवाद कर दिया तो क्यों किया भैया, और इसको कैसे याद रखेंगे? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, अब आपको मैंने 2 शब्द बताया था अभी। कितने शब्द बताए थे? 2 शब्द। हिंदुई, जैसे ही आपके लिए हिंदुई शब्द आए तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि जैसे अपने यहां किसी का जब नाम बिगाड़ा जाता है कैसे बिगाड़ा जाता है,
जैसे नाम किसी का है सोनार, ठीक है, सोनार, तो उसको क्या कहते हैं? सोनार, सोनरवा, सोनरउआ ना, मोहन, मोहनवा, मोहनउआ, ऐसे कहा जाता है ना। नाम बिगाड़ते हैं तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो जब हिंदू या भारत की जो भाषा थी हिंदी, उसको कौन पसंद नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? गारसाद तासी नहीं करता था। तो उसने हिंदू को क्या कहा होगा? हिंदुइया कहा होगा। क्या कहे? चल हिंदुइया नाय तो वो हिंदुई कहा होगा। और इसीलिए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका जो अनुवाद किया वह किया हिंदुई साहित्य का इतिहास। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसका अनुवाद है? तो हिंदुई जैसे ही याद आए वैसे ही आप याद कर लेना कि भैया हिंदू को और हिंदी को कौन नहीं पसंद करता था, अर्थात हिंदी से इसका नाम किसने बिगाड़ा था। तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि गारसाद तासी ही हिंदी को नहीं पसंद करता था, वही बहुत खतरनाक आदमी था, वही इसका नाम बिगाड़ा था। तो कौन नाम बिगाड़ा था? गारसाद तासी नाम बिगाड़ा था। हिंदू को हिंदुई कहा होगा, इसका मतलब पक्का है उसी के इतिहास ग्रंथ का यह हिंदी अनुवाद है। और किसने किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो आपको बता दूं कि जितने भी ग्रंथ हैं, अगर उनमें आप देखें कि अगर ई की मात्रा अंत में है, तुरंत आपको लग जाएगा कि यह किस लिंग का होगा, तो यह स्त्रीलिंग का होगा। स्त्रीलिंग में बड़ी ई या छोटी की मात्रा अंत में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप शिव को देखिए तो शिव में अगर ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? शव। तो यहां पर शिव भगवान की कोई कीमत नहीं, अगर उसमें ई की मात्रा हटा दे वो शव के समान हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हिंदुई में ई की मात्रा लगाई गई है, अर्थात लग रहा है ये स्त्रीलिंग है। और किस इतिहासकार के नाम के पहले स्त्री शब्द जुड़ा हुआ है? तो तुरंत आपको याद हो जाएगा किसके नाम के सामने जुड़ा है। तो नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी सागर। अगर यही सागर हटा दीजिए तो क्या बचेगा? केवल और केवल बचेगा लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी। पहले इस तरह से नाम ही लिखे जाते थे, ऐसे नाम लिखे जाते थे कि क्या बताएं, नाम रखे जाते थे। तो लक्ष्मी इनका नाम है। लक्ष्मी मतलब हिंदुई मतलब ई, और हिंदुई मतलब किसने नाम बिगाड़ा होगा? गारसाद तासी ने नाम बिगाड़ा होगा। ऐसे ही आपको करना है। हर एक रचना को याद करने के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बनानी है, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हैं मेरे जैसे, कोई भी चीज रटेंगे तो बहुत आसानी से भूल जाएगी। आपको चीजों को अपने दिमाग में बैठाना है, मजाक मजाक में, हंसी में, ट्रिक में, इस तरह से। अब रटने की उम्र हमारी और आपकी नहीं रही, न इतनी हमारी शक्ति है, हो सकता है आपकी, हमारा तो बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, तो चीजों को इस तरह से प्यार से समझने का प्रयास करिए। तो पहला इतिहास ग्रंथ हो गया। अब दूसरे इतिहास ग्रंथ पर चलेंगे। ठीक है, अब पहले इतिहास ग्रंथ में हम लोगों ने देखा कि जो हिंदुई है, हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इससे भी हम जोड़ के याद कर सकते हैं कि हिंदुई लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसीलिए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। अब प्रश्न ये उठता है कि किस सन में किया? किस सन में किया? 1952 में किया। ठीक है, तो अब यह जो ग्रंथ है, भारत आजाद 1947 में हुआ, लेकिन इनको 5 साल लग गए आजादी के बाद अंग्रेजी सीखने में, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं थी। और पहले जो अंग्रेजी सिखाई जाती थी वो कक्षा 1 में नहीं होती थी, 2 में नहीं होती थी, 3 में नहीं होती थी, 4 में नहीं होती थी।
हम लोग अंग्रेजी कब पढ़ना सीखे हैं? कक्षा 5 में जब पहुंचे हैं तब अंग्रेजी पढ़ना सीखे हैं। तो इसी तरह से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1947 में जब भारत आजाद हुआ स्कूलिंग चालू किए, 5 साल लग गया इनको अंग्रेजी सीखने में, फिर इनको थोड़ा बहुत फ्रेंच लिखना आया, पढ़ना आया, तब जाके 1952 में इन्होंने इसका अनुवाद किया। तो 1947 के 5 साल बाद, क्योंकि भारत आजाद जैसे हुआ वैसे ही इनको फ्रेंच नहीं आता था, तो 5 साल भारत आजादी के बाद कक्षा 5 में जब पहुंचते हैं, इन्होंने अंग्रेजी के साथ फ्रेंच पढ़ा और तब जाकर इन्होंने इसका अनुवाद किया। ठीक है, चलिए दूसरे ग्रंथ की तरफ हम सब बढ़ते हैं। दूसरा ग्रंथ का नाम आप लोग बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ज्यादातर लोग इसका गलत जवाब देते हैं, देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। दूसरा इतिहास ग्रंथ आप लोग बताइए फटाफट, मैं बताता हूं। ये ग्रंथ जो है 1848 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1848 में लिखा गया। अब बताइए। नहीं, शिव सिंह सरोज तो 1883 में लिखा गया था, हम बात कर रहे हैं 1848 में। दूसरा इतिहास ग्रंथ, पहला 1839 में और दूसरा 1848 में। तो इस ग्रंथ का नाम है तज़किरा-ई शुअरा-ई हिंदी। तज़किरा-ई शुअरा-ई हिंदी। ठीक है, तज़किरा-ई शुअरा-ई हिंदी। ठीक, इसका एक और नाम प्राप्त होता है जिसका नाम है तबकास सुअरा। तबकास सुअरा इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, तबकास सुअरा अन्य नाम। हमारे यहां की जो पद्धति है, हमारे यहां की जो पद्धति है वो क्या पद्धति है कि हम जानवरों से तुलना करते हैं। जानवरों को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, अगर थोड़ा सा बुद्धू है व्यक्ति तो उसको क्या कहेंगे? उल्लू कहेंगे। उससे भी ज्यादा बुद्धू है तो बैल कहेंगे, और उससे भी ज्यादा बुद्धू है तो उसको गधा कहेंगे। इसी तरह से कोई म्लेच्छ है, गंदा है, तो उसको क्या कहते हैं? सुअर कहते हैं। सुअर नहीं, सीधा उसको जानवर से तुलना करते हैं। बहुत जिंदा दिल है, शेर है मेरा बच्चा, शेर है। इस तरह से जानवरों से तुलना की जाती है। उनका जो सबसे प्रमुख गुण है, अब इसकी डेट को लेकर विवाद है, तज़किरा-ई शुअरा-ई हिंदी के ग्रंथ को लेकर। ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन। इसके रचनाकार को कैसे जोड़कर याद करेंगे?
तो मौलवी करीमुद्दीन जो थे ये मौलवी साहब हैं। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि बहुत जगह दंगे फैलाए जाते हैं, तो दंगे में क्या किया जाता है कि किसी सुअर को मारकर किसी मस्जिद में फेंक दिया जाता है। तो दरअसल इस्लाम धर्म में सुअर को नापाक माना जाता है। क्या माना जाता है? नापाक माना जाता है। ठीक है। अब यह ग्रंथ जो है गारसद तासी के बाद लिखा जाता है। यह ग्रंथ जो है इसलिए भी थोड़ा सा खास है क्योंकि इसका नाम भी थोड़ा अजीब है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि मौलवी और सुअरा, मतलब मौलवी जी सुअर से घृणा करते हैं। तो मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किराई सुअराई हिंदी नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की। ठीक है। अब इस ग्रंथ में और क्या खास है? इसमें 1000 कवि 1004 टोटल कवियों की संख्या है। लेकिन मौलवी साहब ने भी गद्दारी की। और मौलवी साहब ने क्या गद्दारी की? इसमें भी इन्होंने केवल और केवल 62 हिंदी कवियों को रखा। इसमें भी इन्होंने कितने कवियों को रखा? तो केवल और केवल 62 कवियों को ही जगह दिया। और इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो जिस समय यह प्रकाशन हुआ उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं कहा जाता था, दिल्ली कॉलेज कहा जाता था। तो इसका प्रकाशन दिल्ली कॉलेज से होता है। दिल्ली कॉलेज से इसका प्रकाशन होता है। ठीक है। इस ग्रंथ में एक और खास बात है, इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अर्थात यह भी ग्रंथ कालक्रमी पद्धति पर, कालानुक्रमी पद्धति पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया, अब इसको भी याद कर लेते हैं कैसे है। तो इसको तो हम लोगों ने याद ही कर लिया है, मौलवी और सुअर से। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो ग्रंथ है वह है किसका ग्रंथ? वह ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह, इन सब की डेट आपको याद रखना है। 1873 महेश दत्त शुक्ल। ठीक है। 1873 महेश दत्त शुक्ल। यह ग्रंथ कहां से प्रकाशित हुआ था?
तो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य और इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको हिंदी का ग्रंथ नहीं भी मानते हैं। नवल किशोर प्रेस उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। नवल किशोर प्रेस यूपी, ठीक है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है और बहुत सारे विद्वान नहीं भी मानते हैं। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कुछ विद्वान मानते हैं, ऐसा लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ विद्वान मानते हैं, तो कुछ ही विद्वान इसको मानते हैं, सभी लोग इसको नहीं मानते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें भी सामान्य तरीके से कुछ कवियों की जानकारी दी गई है। अब कल से जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है उनकी चर्चा करेंगे। शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन, इन सब की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप नए बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9628959237। इसी नंबर पर आप सब व्हाट्सएप कर दीजिए। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी कल ठीक इसी समय, यानी कि रात को 9 बजे। तो आप सबका बेसब्री से इंतजार रहेगा। समय निकालकर पढ़ने के लिए आप सब जरूर आइए। आप सब पढ़ने आते हैं तो पढ़ाने में भी मजा आता है। वैसे भी बड़ा निराशा का दौर चल रहा है। आप देखेंगे कि व्यूज घट गए हैं, मतलब कम ही लोग देखना पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग निराशा के दौर में चले गए हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, भर्तियां नहीं पूर्ण हो रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यही इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इस समय जो पढ़ेगा, इस समय जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको हाई रिटर्न मिलेगा। और जो परीक्षा के पहले पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, स्वाभाविक है कि लोअर रिटर्न मिलेगा। तो आप सब अभी पढ़िए, जो अभी पढ़ेगा उसकी नौकरी तय है। और जिसकी क्रमबद्धता टूट गई, सबसे बड़ी परीक्षा यही है, परीक्षा से पहले सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि इस समय कौन धैर्य रखकर पढ़ाई कर रहा है। तो इस समय जो धैर्य रखकर पढ़ाई करेगा, क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी भेड़ बकरियों के जैसे भेड़ चाल में चलने वाले परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड आने के बाद में तैयारी करने वाले लोगों की संख्या तो लाखों में है। आप सब बिरले हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अभी जो पढ़ेगा नौकरी उसी को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।